हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस कानपुर में। मास्टर सीरीज को आगे हम बढ़ाते हुए अब आ गए हैं क्रिया पे। क्रिया कम से कम 2 से 3 नंबर प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, कम से कम 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। आज हम क्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। पहले है अर्थ। क्या है अर्थ? क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ है काम करने से। कोई भी कार्य हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आपने कहा खेलना, कूदना, तो ये क्या है? कार्य ही तो है आपका। आप क्या करो? खेल रहे हो, कूदना, ये सब क्या है? कार्य है। ठीक है। अब इसका दूसरा प्रश्न बनता है परिभाषा से। अति महत्वपूर्ण है परिभाषा। चाहे आप किसी भी अध्याय की पढ़ रहे हैं, आपको परिभाषा उसकी जरूर याद करनी है। ठीक है, परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, होना या करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कैसे किसी कार्य का होना या करना। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे खाना, जैसे क्या है? किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। होना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? कार्य है। इसी को ही क्रिया कहते हैं। परिभाषा हो गई। अब एक है धातु। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। तो कोई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो आप बोलो धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है और इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे आप समझ लीजिएगा, जैसे आपने लिखा चलना। चलना क्या है? क्रिया है। और क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहेगी तो चलना क्रिया है। तो ये किसी धातु से मिलकर बनी होगी चल। चल क्या है यहाँ पे? धातु। इसी धातु से ही बनता है। आप कोई भी धातु में अगर ना जोड़ दोगे तो वो क्रिया बन जाएगी, चलना। ये क्या हो जाएगी? क्रिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है।
धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। आई बात समझ में? क्या था? क्रियापद का निर्माण होता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, जो इसका मूल रूप है। क्रिया का जो मूल रूप क्या है? चलना। चलना का मूल रूप क्या है? चल। इसमें अगर ना जोड़ दोगे चल में तो आपका क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगी। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, एक और उदाहरण देख लीजिए। आपने जैसे पढ़ है, पढ़ क्या है? धातु है। और धातु में क्या जोड़ दीजिए? ना जोड़ दिए तो क्या बन जाती है? पढ़ना एक क्रिया बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब पूछता है धातु के कितने रूप हैं, कितने भेद हैं? तो आप बोलोगे धातु के दो भेद हैं। एक मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु। ठीक है। धातु से अब ज़्यादा प्रश्न तो आते नहीं, लेकिन क्रिया हम अध्याय पढ़ना है तो क्रिया के विषय में और पढ़ते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं? तो आप बोलोगे दो भेद हैं। ठीक है। पहला कौन सा है? पहला आपका है सकर्मक क्रिया और दूसरा आपका है अकर्मक क्रिया। सबसे ज़्यादा प्रश्न सकर्मक अकर्मक से ही पूछे जाते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? तो आप बोलोगे दो भेद हैं। ठीक है। सकर्मक कैसे पहचानोगे ये सकर्मक है? अगर देखिए क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े, जब कर्म पर पड़े तब आपकी होगी सकर्मक क्रिया। ठीक है। क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े, ठीक है, तब होगी सकर्मक। मैं इसका उदाहरण बताऊंगा, बहुत ही आराम से आप समझ जाओगे। जैसे देखिए मोहन आम खाता है। सबसे पहले तो आप इसमें क्रिया ढूंढिए। खाता क्या है? क्रिया है। मोहन क्या है? करता है। क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़े, क्या खाता है? तो आप बोलोगे आम खाता है। यही कर्म है। यही क्या है? कर्म है। आप इसमें प्रश्न करोगे क्या खाता है, क्या करता है, तो अगर उसका उत्तर मिल जाए तो वो आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है। कैसे? देखिए आप लिख लीजिए इस पॉइंट को कि वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। उत्तर प्राप्त होता है तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर प्राप्त हो गया तो आप सकर्मक क्रिया लगाओगे। जैसे निशा ने, देखिए नहीं, ये नहीं दिख रहा। निशा ने फल खरीदे। सबसे पहले क्या करेंगे? आप क्रिया ढूंढेंगे। खरीदे क्या है? क्रिया है। निशा क्या है? करता है।
आप प्रश्न करिए क्या खरीदे, क्रिया जो है क्रिया से ही प्रश्न करिए क्या खरीदे, तो उत्तर प्राप्त हो रहा है फल खरीदे। यही फल क्या है, कर्म है, और ये क्रिया कैसी कहलाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, आपको गलती नहीं होगी क्योंकि आप समझ चुके हैं। मैंने बहुत ही आराम से ये चीज़ें समझाई हैं कि अगर उत्तर प्राप्त हो रहा है क्रिया से, आप बोलिए क्या खरीदे, तो क्या खरीदे मतलब क्या, तो आप जैसे ही प्रश्न करोगे अगर वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया कैसी होगी, वो क्रिया आपकी खरीदे सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब देखो अकर्मक की बात करते हैं। अकर्मक में क्या है, जब क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्ता पर। जब कर्ता पर पड़े, ठीक है, जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है, खाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब क्या खाता है, कुछ नहीं दिया हुआ, ये मोहन क्या है, करता है। आप प्रश्न करिए क्या खाता, कुछ नहीं खाता, कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कर्म क्या है, अनुपस्थित है। कर्म क्या है, अनुपस्थित है। लिख लीजिए नोट करके, कर्म अनुपस्थित। कर्म यहाँ पे क्या है, रहता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है, कर्म अनुपस्थित को क्रिया में आप प्रश्न करेंगे क्या खाता है, क्या यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, अनुपस्थित है कर्म, तो आपकी ऐसी क्रिया कैसी कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ये क्या है, लिखिए इसको। वाक्य में क्या प्रश्न, क्या लगाकर प्रश्न करने पर, क्या लगाकर प्रश्न करने पर, उत्तर प्राप्त नहीं होता, उत्तर प्राप्त नहीं होता। ठीक है, उत्तर प्राप्त नहीं होता, ऐसे क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, उत्तर प्राप्त नहीं होता। जैसे आप उदाहरण लिखिए, तो कोई भी समस्या नहीं होगी, आपने अगर इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लिया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका कभी अकर्मक सकर्मक गलत नहीं होगा। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, खड़ा मतलब क्रिया, घोड़ा क्या है, करता है। अब आप कह रहे होगे कि सड़क है ये कर्म है, नहीं, मैंने क्या लगाकर क्या खड़ा है, तो आपका सीधा जाएगा घोड़े पर। क्या खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, इसलिए इस प्रकार की क्रिया जो ये होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार की क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। आपने इस क्रिया में प्रश्न किया क्या खड़ा है, उत्तर प्राप्त हुआ घोड़ा प्राप्त खड़ा है। उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या देखो उत्तर अगर प्राप्त हो गया कर्म पे तो वो आपका सकर्मक हो गया, लेकिन क्रिया का जो उत्तर है वो कर्ता पे निकलता है। किस पे, कर्ता पे, कर्म पे नहीं निकलेगा। ये जो भेद है कर्म के भेद, ये कर्म आधारित, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं ये।
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो आप बोलोगे 2 भेद, एक अकर्म सकर्मक, एक अकर्मक। बात समझ में आ रही है। उत्तर प्राप्त उसमें कर्म का नहीं होगा। उत्तर अगर आपका कर्म का नहीं है तो वो आपका कर्मक। अगर ये क्रिया का फल किस पर, सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया, इसका अर्थ क्या होता है सकर्मक क्रिया का? कर्म सहित। कर्म सहित। भाई यहाँ पर जो सा लगा हुआ है, इस सा का मतलब होता है सहित, कर्म सहित। जैसे आपने देखा होगा सा परिवार आइएगा, सा परिवार आइएगा मतलब परिवार सहित आइएगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई सकर्मक क्रिया की? सकर्मक क्रिया की जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या कर्म सहित आए तो सकर्मक क्रिया है। अब पूछा जाता है सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? तो आपके सकर्मक क्रिया के भेद जाते हैं 2। एक जाता है एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरा आपका जाता है द्विकर्मक। द्विकर्मक। एक कर्मक की क्या परिभाषा होगी? जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म उपस्थित हो, एक ही कर्म उपस्थित हो। यहाँ पर क्या होगा? जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म उपस्थित हैं। ठीक है। इसलिए 2 कर्म होंगे तो द्विकर्मक, एक कर्म होगा तो एक कर्मक। ठीक है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, राकेश रस्सी ऐंठ रहा है। यहाँ पर लिखिए मोहन ने राकेश को पुस्तक दी। ऐंठ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ऐंठना क्या हो गया आपके यहाँ पर? क्रिया हो गई। क्या ऐंठ रहा है? देखिए प्रश्न करिए क्या ऐंठ रहा है, क्या लगा के प्रश्न करिए तो उत्तर प्राप्त होता है रस्सी ऐंठ रहा है। यही कर्म है और राकेश आपका कर्ता है। ठीक है। क्या लगा के प्रश्न करना है? यहाँ पर देखिए मोहन आपका यहाँ पर कर्ता है, वो देना आपकी क्या हो गई? क्रिया। क्या दिया? तो पुस्तक दी, यही आपका कर्म है। किसको दी? ये दोनों आपके कर्म हो गया, राकेश और पुस्तक, इसलिए 2 कर्म यहाँ पर दिए हैं। ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कितना द्विकर्मक, कितना भेद हैं सकर्मक के? तो एक कर्मक, द्विकर्मक। अब देखिए एक प्रश्न और बनता है
कि पहले तो हमने कर्म के आधार पर पढ़े, अब है काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होंगे इसके? काल के आधार पर क्रिया के भेद, एक है भूतकालिक, ठीक है, दूसरा है वर्तमान कालिक, और तीसरा आपका है भविष्यकालिक। भविष्यकालिक क्रिया, ठीक है। कितने भेद होंगे काल के आधार पर? काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। पहला आपका है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में कार्य के समाप्त होने का बोध हो, कार्य के समाप्त होने का बोध हो, ऐसी क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में कार्य के समाप्त होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है आपका? मैं कल लखनऊ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त होने की बात हो रही, कार्य को लखनऊ गया मतलब वो गया था कल, कार्य समाप्त हो गया, ये भूतकाल की बात हो गई, ठीक है। ये बहुत आराम से आप समझ जाओगे। फिर इसके बाद बात आती है वर्तमान कालिक की। क्या परिभाषा है? क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का वर्तमान में होने का बोध हो, वर्तमान में होने का बोध हो, उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर समझिएगा, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का वर्तमान में होने का बोध हो। अब देखिए क्या है इसका उदाहरण, मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। तो यहाँ पे कार्य जो है रहा है, रही है, रहे हैं, जितने भी इस तरह के अगर शब्द आते हैं, क्रिया ऐसी आती है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपके सब वर्तमान में है। खेल रहा है मतलब भी उसने ना कार्य समाप्त किया है, ना ही वो भविष्य के बारे में अगर बोल रहा कि खेलेंगे, अगर बात खेलेंगे की आती है तो वो आपका भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी।
मोहन खेल रहा है। आपको क्या याद रखना, रहा है, रही है, याद आया? पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और परफेक्ट टेंस, जिसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता था, खेल रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे याद किया करते थे। अब है बात भविष्यकालिक क्रिया की। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का भविष्य में होने का बोध हो। क्रिया का भविष्य में होने का बोध हो। देखिए आप बात समझिए, क्या कह रहा है? क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का भविष्य में होने का बोध हो, ऐसी क्रिया भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, मोहन सपरिवार शिमला जाएगा। यहाँ पे अभी वर्तमान में नहीं है, ना ही वो आपका भूतकालिक है। आपने सुना होगा गा, गी और गे, ये इस तरह के शब्द अगर आते हैं किसी क्रिया के, तो वो आपकी क्रिया कैसी होगी? भविष्यकालिक क्रिया होगी। ऐसी क्रिया क्या होगी? भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए, हमने चर्चा करी है कर्म के आधार पर, दूसरी हमने चर्चा कर ली आपके काल के आधार पर। ठीक है, काल के आधार पर। अब हम चर्चा करेंगे संरचना के आधार पर। क्रिया के भेद। पहला क्या होगा आपका? पहला आपकी होगी संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। और दूसरी आपकी होगी नाम धातु क्रिया। और तीसरी आपकी होगी प्रेरणार्थक क्रिया। पूछा जाता है प्रश्न से, प्रेरणार्थक क्रिया। और ये है पूर्वकालिक क्रिया। इससे भी प्रश्न आता है, पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया। जो प्रश्न आपके बन रहे हैं, जो इस समय जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए और जीडी वालों को पूर्वकालिक क्रिया ही पढ़नी है, बाकी ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। पूर्वकालिक क्रिया पढ़नी है जीडी वालों को। लेकिन मैं ये पूरा हिंदी आपको क्रिया जो पढ़ा रहा हूँ, वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बना। मतलब आप एक बार एक चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, आपको कभी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किताब की नहीं, किसी वीडियो की नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 किताबों का अध्ययन किया। एक क्या है, एक तरीका का एक संकलन है मेरा। मैंने अब एक ही नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको दूसरे नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखिएगा और समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा आपको। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक
भिन्न अर्थ रखने वाली, भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का, भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो तो ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ, मतलब कोई उनका अर्थ ही दोनों का भिन्न होगा, उन दोनों क्रिया एक साथ मेल खा रही, जैसे यहाँ पे उदाहरण आप लिख लीजिए, तुम आ गए, जैसे तुम आ गए, अब बारात का स्वागत करो। तो यहाँ पर दोनों क्रिया अलग अलग हैं। आ गए, स्वागत करिए, दोनों क्रिया अलग हैं। जैसे आप और एक देखो, अर्थ अलग है, आना और स्वागत करना, दोनों क्रिया एक ही वाक्य में कर दी हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तो ये आता है। दूसरा जो ज़्यादातर पूछा गया है, आप जैसे हम कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है तो हम खुशी खुशी बोलते तो यही फॉर्मेलिटी के लिए, आप आते जाते रहिएगा, आप आते जाते रहिए। मन नहीं है आने जाने का है, लेकिन हम बोलते हैं कि आप आते जाते, दोनों का अर्थ अलग है। इसमें आने का है, इसमें जाने का, दोनों क्रिया एक ही साथ है, भिन्न अर्थ रख रही हैं। क्या है? भिन्न अर्थ है। भिन्न अर्थ है दोनों क्रियाओं का, इसलिए क्रिया कैसी होगी? संयुक्त क्रिया होगी। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। अब दूसरा है कौन सी? नाम धातु क्रिया। क्या है नाम धातु क्रिया? संज्ञा या सर्वनाम व विशेषण, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, ऐसी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। कैसा उदाहरण होगा इसका? कैसे पहचानेंगे कि नाम धातु क्रिया? देखिएगा, आपने लिखा हाथ, ये क्या है? संज्ञा है। हाथ से आपने लिखा हथिया, ये क्या है? धातु। इसी से ये बना हथियाना। मैंने क्या, धातु में अगर आप ना जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। ठीक है। धातु में बस आपको क्या जोड़ना है? ना जोड़ देना है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ठीक है, बात ध्यान रखना। जैसे एक और लिख लीजिए, अपना। हमने क्या? अपना। ये क्या है? सर्वनाम है। किससे बना होगा? कौन सी धातु से बना होगा? अपना धातु से ही बना होगा ये। अब इसमें क्या कर रहे हैं? आप ना जोड़ दोगे। कैसे? अपनाना।
अपनाना, यही क्रिया क्या कहलाएगी आपकी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। नाम धातु क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ठीक है। अब जिसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब देखो बहुत महत्वपूर्ण है प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया दोनों ही पूछी जाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता द्वारा किसी कार्य को दूसरे लोगों की प्रेरणा द्वारा किया जाए, ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक। किसी कार्य को दूसरे लोगों से करवाना, जैसे हमने कहा मोहन ने राकेश से पत्र लिखवाया। भाई वो खुद काम नहीं कर रहा, उसने क्या पत्र किससे लिखवाया? राकेश से। किसने? मोहन ने। किसी और से काम करवाना, किसी और से अपना काम करवाना, वही क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। खुद अदा करके वो दूसरे से अपना काम करवाता है तो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसके बाद चर्चा करेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया की। अति महत्वपूर्ण पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया एक ही बात है। पूर्णकालिक क्रिया जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है पूर्वकालिक क्रिया, ये भी बोलते हैं। क्या परिभाषा है? जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को भी समाप्त कर देता है। तब पहली क्रिया ही क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। तो परिभाषा से नहीं समझ में आ रहा होगा है? अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखना मैं भी समझाता हूँ। पहली क्रिया को समाप्त करेगा, पहली क्रिया को समाप्त कर देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्रिया को भी समाप्त करेगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप समझ जाओगे। जैसे राकेश भोजन करके सो गया। यहाँ पर क्या होगी? सोना होगा। अब भोजन करके ये भी क्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। यहाँ पर भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। या दूसरी क्रिया करना शुरू कर देता है। पहली क्रिया वो क्या करता है? समाप्त करता है। अगर दूसरी क्रिया कर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समाप्त होनी चाहिए। यहाँ पर समाप्त नहीं कर लिख के दूसरी क्रिया करना शुरू करता है, दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है। दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है।
जहाँ पहली क्रिया समाप्त होनी चाहिए ये दूसरी क्रिया है, और ये आपकी कौन सी है? पहली क्रिया, जो कि क्या हो गई? समाप्त। पहली क्रिया मतलब उसने क्या कर लिया? भोजन कर लिया। पहली क्रिया, यही पहली क्रिया ही आपकी क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक क्रिया। इसी को ही आप क्या बोलोगे? पूर्वकालिक। एक ही बात है। एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य अगर प्रारंभ कर रहा है तो इस तरह से पहली क्रिया ही पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रिया समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है फिर इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, लिखिए, समझिएगा, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। उज्ज्वल क्लासेस कानपुर। जय हिंद।